अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो वेलकम टू वीलॉजी बाय अतिया शो। हम चलते हैं अपनी कंटिन्यूशन स्टडीज़ की तरफ। तो हमारे पास हमारा LMS है और LMS में हमारा एक सब्जेक्ट है 103 प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक। उसके हैं 45 टॉपिक्स। हम कंप्लीट कर रहे हैं इसके टॉपिक्स, हमने कर लिए इसके 33 टॉपिक्स। अब हम करेंगे इसका 34th टॉपिक, ठीक है। तो जनाब हम चलते हैं 34 टॉपिक की तरफ। ये आ गया जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग जो है ना अपनी वीडियो को देख लेते हैं सबसे पहले, बाद में हम लोग इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, तो वो सुन लेते हैं। Principles of Systematics Module 34. In this module we will discuss different geographical characters and use of these geographical characters in species identification. अगर हम different species के अंदर geographical range के हवाले से variations की बात करें, तो एक species जो है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो निच है वो फंडामेंटल या रियलाइज निच हो सकती है। एक्चुअली एक स्पीशीज जो है उसकी जो पोटेंशियल रेंज होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता है किसी एक ख़ास एरिया के अंदर और अपनी लाइफ का ज़्यादा हिस्सा वहीं पे गुजारता है, वहीं पे वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरैक्ट करता है। ज्योग्राफिकल रेंज के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर भी चेंज आता है। अब इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? इकोलॉजिस्ट बेसिकली इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जब उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज होती है तो क्या उसके अंदर डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर भी कोई वेरिएशन आती है या नहीं। फिर ज्योग्राफिकल एरिया चेंज होने से जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैरेक्टर्स का चेंज आता है उसको वो एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं कि आइदर दिस चेंज इज बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया और ड्यू टू सम अदर रीजन। अब ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो चेंज आती हैं वो डिफरेंट रीजंस की वजह से आ सकती हैं, क्योंकि जब ज्योग्राफिकल एरिया चेंज होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स भी चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल एरिया के साथ टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आती है। जब टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आती है तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर उस टेम्परेचर चेंज की वजह से बहुत सारी चेंजेस आती हैं। इसी तरीके से लाइट की जो अवेलेबिलिटी होती है वो भी वेरी कर सकती है। इसके साथ साथ बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स और हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंजेस आ सकती हैं। तो एक इकोलॉजिस्ट जो है बेसिकली इन चीज़ों की स्टडी करता है कि जो इकोलॉजिकल वेरिएशन या जो ज्योग्राफिकल वेरिएशन हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के अंदर जो चेंज है, और उन चीज़ों के अंदर वो कोरिलेशन फाइंड करते हैं। बेसिकली जितने भी बड़े बड़े नामी ग्रामी जो जियोलॉजिस्ट हैं वो अच्छे टेक्सोनोमिस्ट भी हुआ करते थे। इसी वजह से वो आसानी से ज्योग्राफिकल जो चेंज है उसकी वजह से कैरेक्टर्स के अंदर जो चेंज आती थी उसको आइडेंटिफाई कर पाते थे और इन कैरेक्टर्स को यूज करते हुए वो स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते थे। अब ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम स्पीसिएशन की बात करें तो ज्योग्राफिकल एरिया के साथ ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंज आती है। इसके साथ साथ ऑर्गेनिजम्स के अंदर टाइम के साथ भी चेंज आती है। हमने दो किस्म की स्पीसिएशन के बारे में पढ़ा
एक एलोपैट्रिक स्पीसिएशन और सिंपैट्रिक स्पीसिएशन। एलोपैट्रिक स्पीसिएशन जो है, इसके अंदर एक परमानेंट बैरियर आता है जिसकी वजह से एक जो कंटिन्यूअस पॉपुलेशन है वो दो पॉपुलेशन के अंदर डिवाइड हो जाती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो दोनों पॉपुलेशन है इनके अंदर डिफरेंसेस आते रहते हैं, और एक लंबे अरसे तक अगर ये दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे से नहीं मिल पाती तो एक वक्त ऐसा आता है कि इन दोनों पॉपुलेशंस के अंदर इतने ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं कि दीज टू पॉपुलेशंस आर कंसिडर्ड डिफरेंट स्पीशीज। इसके मुकाबले में जो सिंपैट्रिक स्पीसिएशन है, इसके अंदर कोई परमानेंट बैरियर नहीं आता और स्पीसिएशन विदाउट बैरियर होती है। तो एलोपैट्रिक स्पीसिएशन या सिंपैट्रिक स्पीसिएशन, इनकी स्टडी करके बेसिकली हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो स्पीशीज के मेंबर या जो डिफरेंट पॉपुलेशन है इनका पास्ट के अंदर कोई रिलेशन था या नहीं। आया कि ये जो इंडिपेंडेंट स्पीशीज हैं ये शुरू से ही इंडिपेंडेंट स्पीशीज हैं या फिर किसी एक कॉमन स्पीशीज से ये इवॉल्व हुई हैं। तो जो ज्योग्राफिकल कैरेक्टर्स हैं, ज्योग्राफिकल कैरेक्टर्स को हम यूज करके हम स्पीशीज के पास्ट हिस्ट्री के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं और इन कैरेक्टर्स को स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारी हो गई कंप्लीट ये वाली वीडियो। हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। रीडिंग कर लेते हैं इसकी। जैसे आप लोग को पता है कि अभी पोस्ट असेसमेंट और प्री असेसमेंट इसमें नहीं आ रही, तो हो सकता है अगले टॉपिक्स में आ जाए, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हम लोगों के पास 50 तो है ना बोनस पॉइंट, तो उससे और वीडियो से काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस हो जाती है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी PPTs की तरफ। आगे हमारी PPTs, हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें बंद करके मॉड्यूल 34 है हमारे पास, ज्योग्राफिकल कैरेक्टर्स। ज्योग्राफिकल कैरेक्टर्स, ईच टैक्सन हैज़ अ ज्योग्राफिकल रेंज चेंजेस एज द टैक्सन इवॉल्व। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सा प्रोवाइड पास्ट हिस्ट्री। ज्योग्राफिक कैरेक्टर्स आर इम्पोर्टेंट एट 2 levels, माइक्रो टैक्सोनॉमी एंड मैक्रो टैक्सोनॉमी। ठीक है, geographical character taxonomists are important in 2 types of geographical characters: general biogeographical patterns, which are especially useful in arrangement of higher taxa. ठीक है, allopathic sympatric relationship, which is helpful in determining whether or not 2 species are conspecific. ठीक है, उसके बाद हमारे पास sympatric allopathic relationship of population. These isolation pattern that occur in the population also determine the links in population. ठीक है, चल लेते हैं हम आगे। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 35, मॉलिक्यूलर एंड बायोकेमिस्ट्री कैरेक्टर। अच्छा ठीक है, वीडियो सुन लेते हैं सबसे पहले। तो Principles of Systematics Module 35. In this module, we will discuss molecular and biochemistry characters, how we can use different molecular and biochemical characters for species delimitation or species identification. इसके अंदर डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल डिस्टेंसेस, इसी तरीके से इलेक्ट्रोफोरेटिक डिस्टेंसेस, अमाइनो एसिड सीक्वेंस वेरिएशन, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन या डीएनए और आरएनए सीक्वेंस के अंदर जो डिफरेंस है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अमाइनो एसिड सीक्वेंस की बात करते हैं। अगर हम डिफरेंट स्पीशीज को कंपेयर करें और डिफरेंट स्पीशीज के अंदर प्रोटीन्स का हम कंपैरिजन करें तो प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो
ऐसी स्पीशीज जो कि क्लोजली रिलेटेड होती हैं उनके अंदर अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसके अंदर जो वेरिएशन है वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उसका जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस अगर उसी स्पीशीज के किसी डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप के साथ हम करें तो वहाँ पे हम वाज़े डिफरेंस नोट कर सकते हैं। तो ये जो अमाइनो एसिड के अंदर जो सीक्वेंस वेरिएशन है इस कैरेक्टर को यूज करके हम स्पीशीज को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट स्पीशीज के अंदर जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर और डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की जो कंपोजिशन होती है वो वेरी करती है। आरएनए का स्ट्रक्चर या डीएनए का स्ट्रक्चर इसको कंपेयर करके हम डिफरेंट स्पीशीज के अंदर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस कैरेक्टर को हम स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट स्पीशीज के अंदर अगर हम डिफरेंट प्रोटीन्स खासतौर पे जो एंटीबॉडीज हैं या तमाम ऑर्गेनिम्स के अंदर जो डिफरेंट इम्यूनोलॉजिकल प्रोटीन्स हैं उसका हम कंपैरिजन करें तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं उसकी जो प्रोटीन कंपोजिशन है वो सेम होती है और जो डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिम्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंस मौजूद होते हैं। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रोपोरेटिक डिफरेंसेस की बात करें, अगर हमारे पास डिफरेंट मेंबर्स या डिफरेंट स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उसका एक सैंपल है, उसकी जब हम जेल रन करते हैं और वहाँ पे हम प्रोटीन के बैंड्स को जब कंपेयर करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं उनका जो बैंड का पैटर्न है वो एक दूसरे से मैच करता है। लेकिन जो डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनका प्रोटीन पैटर्न बैंड पैटर्न वेरी करता है। ऑल्दो के मुख्तलिफ स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उसके अंदर ये बैंड पैटर्न डिफरेंट होता है, लेकिन क्योंकि तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली उनका ओरिजिन किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से हुआ है, उनका एंसेस्टर एक है, लिहाजा उनके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी भी होती हैं जो कि सेम हैं, जो कि कंजर्व होती हैं। इसी तरीके से जो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन है ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिक डिस्टेंसेस हैं उसको स्टडी करने के अंदर हेल्प करता है। इस टेक्निक की बेस के ऊपर हम जेनेटिक वेरिएशन फाइंड कर सकते हैं या जेनेटिक सिमिलैरिटी कि कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो जेनेटिकली सिमिलर हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि जेनेटिक डिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं और वो एक दूसरे से डिस्टेंटली रिलेटेड है। तो ये वो मोलेकुलर या बायोकेमिस्ट्री कैरेक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम उनका प्रोटीन का कंपैरिजन कर सकते हैं, हम उनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक जो प्रोफाइल है उसको कंपेयर कर सकते हैं, हम उनका डीएनए और आरएनए उसको कंपेयर कर सकते हैं, उनके अंदर सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस को स्टडी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ऑर्गेनिम्स के अंदर जो जेनेटिक डिस्टेंस है उसको कंपेयर करके अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऑल्दो आया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वेदर दे आर सेम और दे आर डिस्टेंटली रिलेटेड। सो फ्रेंड्स हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। यहाँ पर हमारी रीडिंग है, हम इस टॉपिक की रीडिंग कर लेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। पीपीटी से पहले था डाउनलोड, आई होप कि जल्द से डाउनलोड हो जाए। सो इट्स डन, हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो हमने इसको कर लिया है ओपन। हम चलते हैं अब अपनी रीडिंग की तरफ। सही है, रीडिंग में हमारे पास है जनाब मॉडल नंबर 35
टॉपिक है मॉलिक्यूलर एंड बायोकेमिस्ट्री कैरेक्टर। इसमें है मॉलिक्यूलर एंड बायोकेमिस्ट्री कैरेक्टर में दिस कैरेक्टर हैज टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर is also an approach for the evolutionary links and relations determines if the classical taxonomy is defined. ठीक है, molecular and biochemistry character, immunological distances, electrophoretic differences, amino acid sequence of protein, DNA hybridization, DNA and RNA sequence. ठीक है, amino acid sequences have to determine the link. This approach as a taxonomic character is more absolute. ठीक है, DNA and RNA sequences, these sequences help to determine the direct links on the basis of sequences, but these sequences can also undergo some changes and the evolutionary pressure. ठीक है, electrophoretic differences. ठीक है, this method determines the difference in the isozyme and allozyme, can help to determine shared character among taxa. ठीक है, DNA hybridization, this method is used to determine the genetic distance between two organisms, mainly measure the genetic similarity. So हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और अब सुन लेते हैं अपनी वीडियो। Weighing of characters. First of all, we will discuss what is a character. Character is basically an attribute on the basis of which we can separate a taxon from an other taxon. Basically, एक character जो है ये एक ऐसा मॉड्यूल है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है किसी भी ऑर्गेनिज्म्स का जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ स्पीशीज़ के मेंबर्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। अब बेसिकली ये ख्याल किया जाता है कि जो करेक्टर्स हैं दे आर रॉ मटेरियल फॉर क्लासिफिकेशन। बहुत सारे करेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका फाइलोजेनेटिक कंटेंट्स ज़्यादा होता है। ऐसे करेक्टर्स को हाई वेट करेक्टर्स कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे करेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका फाइलोजेनेटिक कंटेंट्स कम होता है। ऐसे करेक्टर्स जिनका फाइलोजेनेटिक कंटेंट्स कम हो वो टैक्सोनॉमिकली इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते। जो हाई वेटेज करेक्टर होते हैं टैक्सोनॉमिस्ट इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जबकि जो लो वेट करेक्टर होते हैं इनका इस्तेमाल बहुत कम है। इस स्लाइड में अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी, इसको हम प्लूमेज की मदद से एक दूसरे से जोड़ते हैं। इस रिलेशनशिप की बेस के ऊपर हम इनको एक ग्रुप के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे प्लूमेज एक करेक्टर है, लेकिन अगर हम एक और करेक्टर देखते हैं तो उसमें बोन्स को अगर हम कंसिडर करें तो ए और सी जो स्पीशीज़ हैं ये एक दूसरे के क्लोज हैं। अब यहाँ पे दो करेक्टर्स की बेस के ऊपर जो ग्रुपिंग है वो डिफरेंट हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लूमेज को कंसिडर करते हैं तो ग्रुप ए और बी एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं, और अगर हम बोन्स का करेक्टर लेते हैं तो उसमें स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ सी एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। तो टैक्सोनॉमिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कौन से डिस्कॉर्डेंट करेक्टर्स जो है उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाए, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि करेक्टर्स में से हमने ऐसे करेक्टर्स को सिलेक्ट करना है, ऐसे करेक्टर्स को चूज़ करना है जो कि टैक्सोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हो और जिनका फाइलोजेनेटिक कंटेंट ज़्यादा हो। तो बेसिकली वेइंग ऑफ करेक्टर से क्या मुराद है? वेइंग ऑफ करेक्टर से मुराद है कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी मदद से हम ये जानते हैं कि कौन सा करेक्टर हाई वेटेज का है और कौन सा करेक्टर लो वेटेज का है। तो करेक्टर वेटिंग बेसिकली एक प्रोसीजर है इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए।
अब दो मॉडल्स हैं कैरेक्टर्स की वेटेज को चेक करने के लिए। जो पहला मॉडल है प्रायोरी, ये जो कंसेप्ट था ये अरिस्टोटल ने प्रपोज किया था, क्योंकि अरिस्टोटल के दौर के अंदर जो टेक्सोनोमी थी इसने बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की थी और ज़्यादातर जो एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन थी वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर होती थी। अब ये जो कैरेक्टर यूज़ करते थे उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी थी, इस वजह से इनका फाइलोजेनेटिक कंटेंट भी कम था, इसी वजह से ये लो वेट कैरेक्टर थे। इस वजह से ये जो मॉडल था इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये जो मॉडल था ये एडेंसन ने रिजेक्ट किया और इसके बजाय एडेंसन ने एक और मॉडल प्रपोज किया जिसको पोस्टेरिटी कहते हैं। इस मॉडल के मुताबिक ऐसे कैरेक्टर जिनका फाइलोजेनेटिक कंटेंट ज़्यादा है उनको कंसिडर करना चाहिए, और इस मॉडल के बाद मेजॉरिटी ऑफ जो क्लासिफिकेशन हुई है पास्ट हिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर इसी कंसेप्ट की बेस के ऊपर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। यानी ऐसे कैरेक्टर्स जिनका फाइलोजेनेटिक कंटेंट ज़्यादा था उनको ज़्यादा वेटेज दी गई है, और ऐसे कैरेक्टर्स जिनका फाइलोजेनेटिक कंटेंट कम था उनको कम वेटेज दी गई है। तो फ्रेंड्स हमारी जो वीडियो है वो हो गई है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। आई होप आप लोग को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, अगर नहीं आ रही तो कमेंट में मुझे बताया करें कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, हम अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं। हमारी रीडिंग में हमारी बोनस पॉइंट होता है पीपीटीज, उसको कर रहे थे डाउनलोड। तो जब तक के पीपीटीज डाउनलोड हो रही हैं, हो गई डाउनलोड, अब इसको कर लेते हैं ओपन। अभी हो चुकी है जनाब ओपन होके मॉड्यूल नंबर 36 है हमारे पास, वेइंग ऑफ कैरेक्टर्स। Any attribute by which member of a taxon differ, raw material of classification, amount of phyletic information contents in a given character, more phyletic information high weight, ठीक है, low phyletic information low weight, सही है। उसके बाद हमारे पास है एनिमल कैरेक्टर में हाई वेट मोस्टली यूज बाय टैक्सोनॉमिस्ट, लो वेट रेयरली यूज, ठीक है। ऑल्सो कैरेक्टर्स ऑफ इंटरमीडिएट वेट के भी होते हैं। चैलेंज फॉर टैक्सोनॉमिस्ट विच डिस्कॉर्डेंट कैरेक्टर शुड बी टेस्टेड, सही होगा। स्पीशी ए में प्लमेज हो गया, स्पीशी बी में भी हो गया, और स्पीशी ए में बोन हो गया, स्पीशी सी में भी बोन्स हो गया, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट होगा टैक्सोनॉमिस्ट के लिए क्लासीफाई करना, ठीक है। प्रोसेस टू डिटरमिन दैट विच कैरेक्टर इज़ मोर रिलायबल इज़ कॉल्ड वेटिंग, ठीक है। अब इसकी वेटिंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया प्रायोरी, बिफोर और विदाउट फाइलेटिक इंफॉर्मेशन, प्रपोज बाय एरिस्टोटल, पोस्टीरियोरी प्रपोज बाय एडेंसन, आफ्टर फाइलेटिक इंफॉर्मेशन कलेक्शन, अच्छा ठीक है। ऑल स्पेशलिस्ट बेस्ड ऑन दिस मॉडल, ठीक है। हमारे हो गए हैं 3 टॉपिक्स कंप्लीट इस वीडियो में। फिर अगले तीन टॉपिक्स हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।